नमस्कार बच्चों। आइए विचित्र साक्षी पाठ के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। निर्धनजनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्। निर्धनजनः कथं वित्तम् उपार्जितवान् अर्थात निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन अर्जित किया, कैसे धन कमाया। तो इसका उत्तर पाठ के प्रारंभ में ही है, कैसे धन कमाया। पहला है वाक्य में ही है, कश्चन निर्धनजनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, मैंने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तो प्रश्न से निर्धनजनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। निर्धनजनः भूरि परिश्रम किंचित धनम उपार्जितवान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, जनः किमर्थं पदातिः गच्छति। जनः किमर्थं पदातिः गच्छति, व्यक्ति कैसे, किस लिए पैदल चला, वह पैदल किस लिए चला। तो इसका हमने देखा था कि उसके पास धन का अभाव था, इसलिए बस को छोड़कर वह पैदल चला। ये इसका उत्तर उसी पैराग्राफ में, उसी अनुच्छेद का अंतिम वाक्य, अर्थकार्ष्येन पीड़ितः सः बस्यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। ठीक है, तो उत्तर शुरू होता है, परम हटा देंगे, परम नहीं आएगा, प्रश्न के अनुसार उत्तर होना है। तो अर्थकार्ष्येन पीड़ितः सह अर्थात जनः, तो सह के स्थान पे जनः कर सकते हैं। अर्थकार्ष्येन पीड़ितः जनः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। धन के अभाव से पीड़ित होकर वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। अगला प्रश्न, प्रसृते निशांधकारे सः किम अचिंतयत्। प्रसृते निशांधकारे अर्थात रात का अंधकार फैलने पर उसने क्या सोचा। रात का अंधकार फैलने पर उसने क्या सोचा। तो दूसरे पैराग्राफ में इसका उत्तर दिख रहा है, निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभाव्या एवं विचार्य स पार्श्वस्थे ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं प्रस्थितः। तो उत्तर यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, निशांधकारे प्रसृते निशांधकारे प्रसृते निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। इसके आगे प्रश्न का उत्तर, इसके आगे प्रश्न का हिस्सा। तो निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, सह इति अचिंतयत्, या प्रसृते निशांधकारे सह अचिंतयत्, उसके बाद इसका पूरा हिस्सा आ जाएगा। निशांधकारे प्रसृते, इसके आगे स अचिंतयत्, इसके बाद आप लिखेंगे विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा इति। अगला प्रश्न, वस्तुतः चौरह का आसित। वस्तुतः चौरह का आसित, वास्तव में चोर कौन था।
तो वास्तव में चोर तो सिपाही ही था, तो कः के स्थान पे आरक्षी आ जाएगा। तो वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। जनस्य क्रंदनं निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। मैंने व्यक्ति के रुदन को सुनकर सिपाही ने क्या कहा। व्यक्ति के रुदन को सुनकर, ये उस समय की घटना है जब उन दोनों ने उस लाश को अपने कंधे पर उठाकर न्यायाधीश की आज्ञा के अनुसार उसके कंधे पर उठाकर वो लेकर आ रहे थे। तब अधिक भार की वेदना से वह व्यक्ति रोने लगा। तब आरक्षी ने उससे कहा। तो प्रश्न है, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। जनस्य क्रंदनम, यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी उक्तवान। तो यहाँ से प्रश्न ले लीजिए, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता इदानीं निज कृत्यस्य फलं भोक्ष्य इति। यहाँ तक उत्तर हो। तो जनस्य उत्तर होगा, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भोक्ष्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धि के संपन्नता से युक्त व्यक्ति कठिन कार्य को भी कैसे पूरा कर लेते हैं। कठिन कार्य को भी कैसे, तो ये अंतिम श्लोक में इसका उत्तर छिपा हुआ है। तो प्रश्न यहाँ से लीजिए, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि, ये दूसरी लाइन का नीति युक्तिम समालंब्य लीला एव साधयन्ति यहाँ से आ जाएगा। तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीला एव साधयन्ति। तो ये था प्रश्न और उसका उत्तर। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न का निर्माण कीजिए। पहला, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्रम द्रष्टुम, पुत्रम यहाँ पे द्वितीय का एक वचन है, तो पुत्रम का हो जाएगा कम। तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। अगला, तो पहले का कम हो गया। दूसरे का उत्तर, करुणा परोगृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत। करुणा परोगृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत। तो तस्मै चतुर्थी का एक वचन है, तो तस्मै का किम का रूप हो जाएगा कस्मै। तो करुणा परोगृही कस्मै आश्रम प्रायच्छत। अगला, चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। चौरस्य पादध्वनिना, चौरस्य मतलब षष्ठी का एक वचन, तो इसके स्थान पे किम का रूप हो जाएगा कस्य। तो कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। अगला, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत। तो बंकिम चंद्र प्रथमा का एक वचन है, तो इसका किम का रूप हो जाएगा कह। तो न्यायाधीश कह आसीत। अगला, स भार वेदनया क्रंदति स्म। भार वेदनया, तो वेदना का अर्थात
आकारांत स्त्रीलिंग का तृतीय एक वचन है वेदनया, जहाँ लता का लतया वैसे वेदना का वेदनया, तो ये किम का रूप हो जाएगा इसमें स्त्रीलिंग में कया, तो स कया क्रंदति स्म। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, उभौ शवम चत्वरे, चत्वर का अर्थ होता है चौराहे पर, तो चत्वरे का हो जाएगा कुत्र, स्थान बोधक है, तो उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। अगला प्रश्न, यथा निर्देशनम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला प्रश्न, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ पे बताना है कि कर्ता क्या है इसमें, तो कौन का जो उत्तर होता है वो कर्ता होता है। आदेशम प्राप्त उभौ अचलताम मतलब वे दोनों चल पड़े, तो ये हो गया कौन चल पड़े, तो उभौ यहाँ पर उभौ कर्ता हो गया। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत उक्तम तत् वर्णयामि, अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अर्थात इस वाक्य में मार्गे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मार्गे का पर्यायवाची आया है यहाँ पे अध्वनि, अध्वनि का अर्थ होता है मार्ग मार्ग में। करुणापर्व गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, करुणावान गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया। तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर तस्मै अर्थात उसे आश्रय प्रदान किया, तो उसे किसके लिए आया है, किससे आश्रय प्रदान किया, निर्धन व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पे तस्मै का उत्तर हो जाएगा निर्धन जनाय निर्धन जनाय के लिए आया है तस्मै। अगला प्रश्न, ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, असौ तौ उभय दिने उपस्थातुम अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, वाक्य किम क्रियापदम तो क्रिया क्या है, तो इसमें क्रिया स्पष्ट दिख रहा है आदिष्टवान, तो वाक्य है कि तब उन दोनों ने उसे अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अगला प्रश्न, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, अत्र विशेष पदम की, यहाँ पे विशेष्य क्या है, तो विशेषण विशेष्य क्या है यहाँ पे, तो दुष्कराणि कर्माणि अर्थात कठिन काम, तो कठिन काम में विशेषण विशेष संबंध है, तो जिसके विषय में बात की जाती है वो विशेष्य होता है, तो काम के विषय में बात की जा रही है कि वो कठिन है, तो कर्माणि यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, तो विशेष्य पद कर्माणि। अगला प्रश्न, संधि अथवा संधिच्छेदम कुरु, पदातिरेव, पदाति यहाँ र दिख रहा है बीच में, अर्थात रत्व संधि हो सकता है। अब देखिए रत्व संधि कहाँ होती है, जहाँ विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या यर लव ह आए, तो विसर्ग का र हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पदाति रेव में पदाति, तो पदाति ये पदाति के साथ एव को यदि हम जोड़ें तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के ठीक पहले ई है और विसर्ग के बाद ए है, तो नियम का पालन हो रहा है। तो विसर्ग के पहले आ के अलावा दूसरा स्वर, उसके बाद यदि स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है, तो यहाँ पे पदाति के साथ एव मिलकर बना पदाति रेव, ये रुत्व संधि का उदाहरण है। निशांतकारे, यहाँ पे दीर्घ स्वर है क्योंकि निशा के साथ अंधकारे का अ मिलके, आ के साथ अ मिलके निशांतकार्य हो गया, तो ये हो गया निशा धन अंधकारे, निशा और अंधकारे।
अगला प्रश्न, अभी आगतम। अभी आगतम, यहाँ यड़ का उदाहरण है ये। विसर्ग के पहले यदि प्रथम शब्द के अंत में ई आता है और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है। तो यहाँ पे ई है प्रथम शब्द के अंत में, उसके बाद आ रहा है अर्थात भिन्न स्वर आ रहा है तो ई य में बदल गया। तो बना क्या, अभी था तो ये ई चला गया और ई बन गया यह, तो हो गया आधा भ, अभ्य आया। अब यह के साथ अगला शब्द है आगतम, तो यह का आ हो गया या, अभ्यागतम। अगला प्रश्न, भोजन अंते। तो यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। भोजन के अंत में अ और अंते में अ, तो अ के साथ अ मिलके बन गया दीर्घ, तो ये हुआ भोजनांते। भोजनांते। अगला चौरो अयम। चौरो अयम, यहाँ ये उत्तु संधि का उदाहरण है। विसर्ग के पहले यदि अ आता है, विसर्ग के बाद में फिर से अ आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है और बाद का जो अ है उसका अवग्रह हो जाता है। तो ये हुआ चौरह अयम। चौरह अयम, चौरह अयम, चौरो अयम, ये यन ये उत्तु संधि का उदाहरण है। गृह अभ्यंतरे, तो गृह के अ के साथ अभ्यंतरे का अ मिलके बन गया गृहाभ्यंतरे, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। गृहाभ्यंतरे। अगला प्रश्न, लीलैव। लीलैव, यहाँ पे देखिए यह दिख रहा है और यह यण संधि में होता है, ई का यह हो जाता है, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर आएगा तो यह हो जाएगा। तो ये है लीलया। लीलया तृतीया का एक वचन, लीलया और एव, तो ये दोनों मिलके बना लीलया। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ए की मात्रा है यहाँ पे, तो लीलया के साथ एव, लीलया एव। यहाँ पे आ है, आ के साथ ए मिलके ए हो जाता है, वृद्धि हो जाती है मात्रा की, तो लीलया एव, लीलया एव। अगला, यदुक्तम। यदुक्तम अर्थात यहाँ पे तृतीय वर्ण है, तो प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई स्वर आता है तो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण बदल जाता है। ये परस्वर्ण संधि का उदाहरण है। तो यत के साथ उक्तम, यत के साथ उक्तम, त प्रथम वर्ण है उसके साथ उ मिलके त का द हो गया, यदुक्तम। अगला प्रश्न, प्रबुद्ध अतिथि है। विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद फिर से अ है, तो दोनों तरफ अ होने की स्थिति में विसर्ग का ओ हो गया और अगले अ का अवग्रह हो गया, तो बना ये प्रबुद्धो अतिथि। प्रबुद्धो अतिथि। तो ये था संधि का कुछ उदाहरण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अधुलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टां प्रत्ययामधः लिखत। इसको प्रत्यय पहचान के उसको इसके निश्चित श्रेणी में रखना है। तो परिश्रम में है, तो परिश्रम में के अंत में यह है
अर्थात ल्यप प्रत्यय हो गया, तो ये ल्यप प्रत्यय का उदाहरण। अगला उपार्जितवान, अंत में वान त्वतु प्रत्यय में आता है, तो ये हो जाएगा त्वतु प्रत्यय का प्रयोग। सबसे सर्वप्रथम हम देख लेते हैं ल्यप प्रत्यय कौन कौन सा, यह जानना आसान हो जाएगा। सबसे पहला श्रेणी ल्यप की है, तो अंत में यह आएगा, तो ये परिश्रम में यह है। तो पहला परिश्रम में हो गया, उसके बाद यह, इसके बाद विहाय में यह है, तो ये भी हो गया ल्यप। इसके बाद यह अंत में आदाय में है, तो यहाँ भी ल्यप हो गया आदाय। उसके बाद समागत्य में ल्यप है, तो ये समागत्य भी ल्यप संधि का उदाहरण है, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है त प्रत्यय। तो त प्रत्यय के अंत में त आता है, त या ता या तम आता है। तो देखते हैं किसमें त है, प्रस्थितः, तो प्रस्थितः हो गया एक। उसके बाद प्रविष्टः, प्रविष्टः तक का उदाहरण है। इसके पश्चात नियुक्तः, इसके पश्चात मुदितः। इसके बाद आगे बढ़ते हैं त्वतु प्रत्यय। त्वतु प्रत्यय में वान या वति हो जाता है, तो वान या वति ये हो गया उपार्जितवान। उसके बाद पृष्ठवान, इसके बाद नीतवान, इसके बाद आदिष्टवान। इसके बाद आगे देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में अंत में तुम होगा, तो ये हो गया दापी तुम। उसके बाद द्रष्टुम, उसके पश्चात क्रोशितुम, उसके पश्चात निर्णयतुम। इस प्रकार प्रत्यय को पहचान कर उसकी श्रेणी में रखना है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्य में बहुवचन परिवर्तित, बहुवचन परिवर्तित करना है। तो जब वचन में परिवर्तित होगा तो कर्ता में भी परिवर्तन होगा और क्रिया में भी होगा। पहला, स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। स कर्ता यहाँ पे स है, तो स का ते हो जाएगा, तो ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान का कृतवंतः। तो यहाँ स का बहुवचन हो जाएगा और कृतवान का बहुवचन होगा। तो स का बहुवचन ते और कृतवान का बहुवचन कृतवंतः। कृतवान कृतवंतः कृतवंतः। चौरह ग्रामे नियुक्ता राजपुरुष आसीत। तो चौरह कर्ता यहाँ पे चौरह है और क्रिया आसीत, तो चौरह का कर्ता हो जाएगा चौराह। तो चौराह ग्रामे, अब चौरह होगा तो उसका विशेषण भी बहुवचन में बदलेगा, विशेष विशेषण। तो चौर नियुक्त हुआ, कौन था वो, राजपुरुष था। तो चौरह का चौराह हुआ, तो चौराह ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषाः आसीत का आसन। सब में परिवर्तित हो जाएगा ग्रामे को छोड़कर। चौराह ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन। अगला, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः।
तो कश्चन कह कौ के, तो ये हो जाएगा केचन। तो केचन तो चौराह का चौराह हो गया। तो केचन चौराह गृहाभ्यंतर प्रविष्ट का बहुवचन प्रविष्टा। तो केचन चौराह गृहाभ्यंतर प्रविष्टा, ये बदल जाएगा, चौराह भी बदल जाएगा, पृष्ठा भी, तीनों में। इस ऊपर वाले में चौराह, नियुक्त, राजपुरुष, आश्रित। अगला अन्यतु तो न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ। तो है करता है यहाँ पे, तो का बहुवचन ते हो जाएगा। तो ते न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ का बहुवचन स्थापितवन्तः, स्थापितवान, स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तः। तो यहाँ पे तो और स्थापितवन्तः ये परिवर्तन होगा। अगला कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु धान्यर्थ भक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थाने पूर्यत। तो जो निर्दिष्ट निर्देश है उसके अनुसार उसके रूप को भरना है खाली स्थान में। सह डैश निष्क्रम में बहिर्गच्छत। तो गृह का पंचमी होगा जाएगा गृहात। तो सह गृहात निष्क्रम में बहिर्गच्छत। गृहस्थः डैश आश्रम प्रायच्छत। अतिथि का चतुर्थी, तो अतिथि का चतुर्थी होता है अतिथये। तो गृहस्थ अतिथये आश्रयम प्रायच्छत, अतिथये आश्रयम प्रायच्छत। अगला तौ डैश प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधिकारिणी का द्वितीय। तो डैश प्रति प्रस्थितौ, वे दोनों डैश की ओर चल पड़े। तो न्यायाधिकारी का न्यायाधिकारिणम द्वितीय हो जाएगा, प्रति है इसलिए। तो न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ। अगला डैश चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। यहाँ पे इदम का सप्तमी, तो इदम की सप्तमी होता है अस्मिन। तो अस्मिन चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। ठीक है। चौरस्य डैश प्रबुद्ध अतिथि, पाद ध्वनि का तृतीय। तो ध्वनि का तृतीय होगा ध्वनिना, तो ये हो जाएगा चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 6। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। 7 है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। इसमें से जो डिफरेंट है उसको अलग करना है। तो विचित्रा स्वभावः शंकया मंजूषा, विचित्रा स्वभावः शंकया मंजूषा। तो यहाँ पे शंकया जो है वो तृतीया का एक वचन है शंकया, और बाकी सब द्वितीय प्रथमा का एक वचन है। तो ये हो जाएगा शंकया तृतीया का एक वचन, ये डिफरेंट। कश्चन किंचित त्वरित यदुक्तम, कश्चन किंचित त्वरितम यदुक्तम। इसमें हम देख रहे हैं कि किंचित नपुंसकलिंग है, किम के साथ चित, त्वरितम भी नपुंसकलिंग है, और या उक्तम भी नपुंसकलिंग है। लेकिन कश्चन जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि बना है कह चना से, तो ये कश्चन अलग हो जाएगा। अगला पुत्र तनयः व्याकुलः तनुजः। तो पुत्र, तनय और तनुज ये तीनों संज्ञा है, और व्याकुल जो है हृदय की अवस्था है, तो व्याकुल अलग हो जाएगा। करुणापरः अतिथिपरायणः प्रबुद्धः जनः। तो यहाँ पे बाकी सब विशेषण है, करुणाशील, अतिथि की सेवा करने वाला और जगा हुआ, लेकिन जना जो है संज्ञा है, तो ये जना डिफरेंट हो गया। इस प्रकार भिन्न पद को अलग करना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक नमस्कार।